हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे फिजिक्स का जो चैप्टर है अगला हमारा, मोशन इन प्लेन, ठीक है। तो आज हम जो है मोशन इन प्लेन के जो है क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। अभी इसके पहले जो है मैंने आपको जो फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री के वीडियोस देखो प्रॉपर रेगुलर अपलोड हो रहे हैं। फिजिक्स के नहीं हो रहे थे क्योंकि अभी मेरे जो है एग्जाम्स चल रहे थे, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। तो थर्ड ईयर मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं करंटली आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। अभी मेरा फोर्थ ईयर चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो वो भी एग्जाम्स में मैं काफ़ी बिजी था, जिसकी वजह से फिजिक्स के जो क्वेश्चंस के सीरीज़ थी वीडियो लेक्चर्स की, वो अपलोड नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो अब मेरे एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, तो अब रेगुलर जो है हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश सब जो है इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो लास्ट ईयर जो लोग मेरे से जुड़े थे उनको पता होगा कि फ्लुएंस एकेडमी पे जो क्लासेस चलती हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि उनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो क्वेश्चंस होते हैं रेलेवेंट होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी देखो मैंने भी सीनियर का एग्जाम दिया था। मैं भी एक अच्छे रैंक के साथ जो है केजीएमयू में सेलेक्ट हुआ हूँ। तो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। मैं अभी 3 साल से इस पर पढ़ा भी रहा हूँ। जब से मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद 1 साल बाद से मैं अभी क्लासेस भी रेगुलर जो है ले रहा हूँ। तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। बाकी इस पर आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत ही ऑथेंटिक और रिलायबल मिलेंगे, जिनके आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी देखो आप लोग अच्छे से मेहनत करो, जिनका लास्ट ईयर नहीं हो पाया है तो इस बार अभी से आपके पास टाइम है, अच्छे से पूरा समय दो। क्योंकि देखो साल 6 महीने का ही समय होता है अपने आप को लाइफ को देने का, ठीक है। अगर आप इसी में अपने आपने अगर 6 महीने बचे हैं आपके लास्ट के 6-7 महीने, अगर ये समय अगर अपने लाइफ को दे दिया, करियर को दे दिया, तो आपकी पूरी समझो आने वाली जो 60 साल है ना वो पूरी संवर जाएगी, पूरी संभल जाएगी ज़िंदगी। अगर आपने इसी 6 महीने में मज़े कर लिए, फिर आप सोच रहे हो कि ऐसे ही एग्ज़ाम बहुत इजी होता है, मैं 1-2 महीने में पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर क्रैक कर लूँगा। तो देखो आप इस कन्फ्यूजन में मत रहो, क्योंकि कंपटीशन का लेवल दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मैं खुद देख रहा हूँ, जब मेरे टाइम पे जो है मतलब वो समझो कि 150 मार्क्स पे जो है वो 21 रैंक थी। आज मैं देख रहा हूँ कि 150 मतलब आप सोच सकते हो कि सोचो अब तो 120 का होने लगा जो एग्ज़ाम होता है। तो 120 में सोचो जिनके 95-98 तक नंबर मार्क्स जिनके थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर चाहते हो कि आप अच्छे आने वाली जो लाइफ है आपकी काफ़ी अच्छे से बीते ईजिली, ठीक है, सब कुछ हो, और हर जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, आप आपके माता पिता जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाँ आप अपने लाइफ में सफल होगे, और अगर आपका एम है कि हाँ आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो डेफिनेटली देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई नहीं है कि आपके लिए मेहनत करनी, आपको खुद खुद से अपना फ्यूचर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। समय को समय दो, ठीक है, समय आपका बदल जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ पे आप काम करो और अच्छे से पूरा मन लगा के पढ़ाई करो। यही है, कुछ टाइम पढ़ लो, उसके बाद तो फिर सिलेक्शन के बाद तो आप चाहे जैसे कॉलेज में अपना थोड़ा बहुत पढ़ के तो थोड़ा इंजॉय भी कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। और आगे का समय अच्छे से बीत, जो 4 साल आपका ग्रेजुएशन होगा ना बहुत ही अच्छे से बीतेगा, उसमें आप इतना ज़्यादा हेक्टिक मत हो, ठीक है, परेशान अभी से मत हो। तो ठीक है, तो चलो आज का जो हमारा जो चैप्टर है वीडियो स्टार्ट करता हूँ। Welcome to Florence Academy, Excellence for Nursing. I am Shivam Upadhyay. Currently, I am doing BSc Nursing from King George Medical University, लखनऊ। तो आज का जो हमारा चैप्टर है मोशन इन प्लेन, ठीक है। तो मोशन इन प्लेन के हम आज 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपसे। बाकी 25 किसमें, पार्ट 1 में, ठीक है। बाकी पार्ट 2 में आपको नेक्स्ट जो 25 डिस्कस करेंगे। मतलब हर चैप्टर के हम 50-50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपसे, जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है जिनके, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन ऑफ देम, द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स इज। मतलब कि दो समान परिणाम वाले, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दो समान परिणाम वाले दो सदिशों के बीच परिणामी यदि उनमें से एक के बराबर है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। तो देखो जो रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स है इक्वल्स टू वन ऑफ देम, मतलब कि इफ अगर दो वेक्टर जो है इक्वल मैग्नीट्यूड है और रिजल्टेंट भी उनका जो इक्वल है, तो वन ऑफ देम उनके बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। इसको आप, ठीक है, अच्छे से याद कर लो। ऐसे दो वेक्टर जिनका क्या क्या समान हो, जिनका मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट दोनों क्या है, इक्वल हो, तो ऐसे दो वेक्टर्स के बीच में का जो एंगल होता है कितना होता है, 120 डिग्री होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन द स्केलर प्रोडक्ट इज। अगर दो वेक्टर है, मान लो वेक्टर जैसे एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ए बी है, ठीक है।
ए बी, और इनके बीच का जो एंगल कितना बोल रहा है कि परपेंडिकुलर हो, तो क्या होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज, हिंदी में बताऊं तो दो, यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हों तो उनके स्केलर का गुणनफल जो है क्या होगा, मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो एंड इनफाइनाइट। तो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि देखो मतलब स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इज इक्वल टू, स्केलर है प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होता है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी यहाँ पे। तो अगर कॉस थीटा 90 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन जो है इसका सही है। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब ठीक है, जैसे मान लो एक वेक्टर है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत इसके ऊपर, सीधा ऐसे इसके ऊपर, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, दो वेक्टर ए के और वेक्टर बी के। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, जीरो, 90 की, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज, दो समानांतर सदिशों का क्रॉस गुणनफल होगा। ठीक है, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू, वही फिर से वही फार्मूला लगाओ, तो क्रॉस है प्रोडक्ट का फॉर्मूला होगा ए बी, इसका होता है साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा, अगर पैरेलल है तो क्या होगा, थीटा क्या होगा, जीरो होगा ना, जीरो होगा, अथवा फिर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो साइन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा इसका भी जो है बी ऑप्शन सही है। तो देखो ये कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ से आप इनको सिर्फ ईजिली, ठीक है, इनको आप अगर दिमाग में थोड़ा याद रहे ना तो आराम से क्वेश्चन्स हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको फिर जाके एक फार्मूला नहीं लिखना पड़ेगा और भी आपको वैल्यूज़ नहीं याद करनी पड़ेंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लास्ट ईयर, सब देखो आए हुए क्वेश्चन हैं, PYQ आपके यहाँ अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। तो बहुत ध्यान से उनको, अगर आप बाकी इसका जो PDF अगर आप लेना चाहते हो तो उसको मैं, जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सारे जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उनकी PDF उस पर अपलोड की जाती है। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड, इट्स एक्सेलरेशन इज, मतलब कि एक वस्तु समान चाल से वृत्ताकार पथ में चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा, एक्सेलरेशन पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सेंट्रीपिटल सॉरी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स द सेंटर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सपोज देखो मान कोई सर्कुलर पाथ है, इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इस सर्कुलर पाथ पे ऐसे क्या कर रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा है कि जो उसका एक्सेलरेशन होगा ना, सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट इट्स एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, तो देखो, तो जो होता है टूवर्ड्स द सेंटर होता है, मतलब कि सेंटर ए है ना, सेंटर, तो सेंटर की तरफ इसका ए होता है, तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें जो होगा एक्सेलरेशन में क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सी ऑप्शन जो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें वेक्टर क्वांटिटी एमंग द फॉलोइंग इज, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है। तो देखो अधिक से सदिश जो वेक्टर क्वांटिटी या फिर है ना स्केलर क्वांटिटी, मैंने आपको ऑलरेडी इसका बता दिया, पढ़ा भी दिया है। तो अगर आपने नहीं किया तो जाके वीडियो लेक्चर देख लेना, वहाँ पे मैं इसका पूरी आपकी एक क्लास ही है इसी पे। तो ऑप्शंस है स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा इसका, इसमें देखो जो होगा ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हैज़ देखो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स पोजीशन वेक्टर, इट्स पाथ इज। तो देखो वेलोसिटी ऑलवेज है परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर इम्प्लाइज इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, समझ गए ना। तो क्या होगा इसका, बी ऑप्शन से होगा, सर्किल होगा। है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल ऑलवेज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो
कब जो है मैक्सिमम होगा, तो देखो जो रिजल्टेंट इज मैक्सिमम व्हेन टू वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, मतलब कि एंगल क्या होगी इनके बीच, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। अगला है यूनिट वेक्टर का परिणाम होता है तो कितना होता है। आप लोग चलो इसको मैं आपको, ठीक है, आपको काम दे रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, इसको बता के कमेंट करना, ठीक है, कि यूनिट वेक्टर का जो परिणाम होता है मतलब उसका मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको देखो 3 स्टार दे रहा हूँ। वैसे मान लो, ठीक है, आपका ये कोई, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल रेंज है आपसे, ठीक है, यहाँ से आपको कोई एक जो है फायर करना है, या फिर कोई मतलब कोई मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से फेंक रहे हो, तो आपको बताओ थीटा बताना है कि यहाँ से थीटा होगा कितना डिग्री होगा कि क्या हो जाए, रेंज जो हो जाए ना मैक्सिमम हो जाए। और देखो डिराइव मतलब इसको डिराइव किया गया है, बट अगर आप अभी यहाँ पे अगर निकालो करोगे तो आप एग्जाम में इतना नहीं अच्छे से कर पाओगे, लेकिन इस चीज़ को बहुत याद लो, गांठ बांध लो, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल रेंज में प्रोजेक्टाइल मगर मैक्सिमम आपको निकालना है ना, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होता है, 45 डिग्री होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन है, इसको याद रखे रहना, भूलना नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट 30 डिग्री। एक कोई पार्टिकल है वो 20 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री से उसका प्रोजेक्ट किया, मतलब फेंका गया है। फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बताना है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 30 डिग्री कोण पर फेंके गए कण की उड़ान का समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो टी कितना हो गया आपका, सॉरी 2u कितना है यहाँ पे 20 में है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, और जी कितना आपको दिया है 10 दिया है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 10 से 2 तो मतलब कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 सेकंड, मतलब आपका सेकंड फार्मूला यहाँ पे, सॉरी सेकंड ऑप्शन जो आपका सही है इसका 10th का। अगला क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ एवर प्रोजेक्टाइल इज, ऊपर दिए गए प्रक्षेप की 36 दूरी होगी। ठीक है, तो जो रेंज होता है, रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखो आर आपको निकालना है, यू कितना है यहाँ पे, यू देखो पिछले क्वेश्चन से आपको निकालना है, तो वहाँ पे कितना था 20 था ना, तो कितना हो जाएगा मतलब 400 हो जाएगा, और जो साइन मतलब ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा कितना था, थीटा देखो यहाँ पे कितना था, थीटा था आपका 30 डिग्री था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन जी 10 था ही, तो 400 इंटू जो आपकी वैल्यू है यहाँ पे साइन जो 60 की, तो साइन 60 देखो अगर वैसे निकालोगे मतलब अगर इसकी वैल्यू तो पॉइंट लगभग 866 आती है, और 10 से इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो लगभग जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 34.6 आएगी। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला है द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज, प्रक्षेप का जो पथ होता है कैसा होता है, तो सबको पता है कि द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज मतलब प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समान वेग से चलती वस्तु का एक्सेलरेशन जो है क्या होगा। तो अगर समान मतलब वेग से चल रही है, तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी जो है क्या है आपका, देख रहे हो वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जो है चल तो रही बट कोई चेंज उसमें नहीं हो रहा है, तो उस टाइम क्या होगा आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन कहलाएगा। ये भी देखो काफ़ी बार मतलब पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बार बार एग्जाम्स में आया आपसे सी नेट के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अगला है कि दसाई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो सर यहाँ पे आपको डायमेंशन बताना है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की। तो ऐसा ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी का देखो होता है आपका रेडियन, इसकी आपको मैं मतलब ये साई यूनिट बताऊँ तो होता है रेडियन पर सेकंड। तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, रेडियन का तो कुछ नहीं होता, इसका तो क्या जीरो होता है, इसका एस मतलब
जीरो टी ऊपर जाए t-1 हो जाएगा। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है यहाँ पे, मतलब तो 14th का ना, तो इसका देखो ये होगा M0L0T-1, ठीक है। बाकी देखो इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन आपका ऑप्शन जो है वो ऐसे होगा M0L0T-1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डायरेक्टेड, समान वृत्तीय गति कर रहे कण का त्वरण किस दिशा पे होता है। देखो मैंने अभी आपको इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कहाँ पे होता है ये, मतलब अलोंग रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, और इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल जो है एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे इसका कौन सा 15 का जो है वो बी ऑप्शन सही होगा, अलोंग रेडियस टूवर्ड्स सेंटर, और इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अगला है द टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ, दो सदिश समान कहे जाते हैं यदि जब क्या हो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और क्या हो डायरेक्शन भी सेम हो। मैं इसको आपको बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से देखो एक क्वेश्चन आया है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट है वेक्टर, ठीक है। तो इनके जो अलग अलग केसेस होते हैं उनको देखते चलो अभी से, क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, जब कहाँ पे मैक्सिमम होती है वैल्यू, कहाँ पे मिनिमम होती है, कहाँ पे जीरो होती है, यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएंगे। अगला है मैन वॉक्स 3 किलोमीटर एंड ईस्ट एंड देन 4 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। तो देखो ऐसे होता है ना, ये आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। ये आपको मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ कैसे कहाँ हम कैसे कैसे लेते हैं। तो क्या हुआ, ये 3 किलोमीटर चला ईस्ट, ठीक है, 3 किलोमीटर ईस्ट चला एंड देन फिर वो किस तरफ मुड़ा, एंड देन 4 किलोमीटर नॉर्थ, तो 4 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ चला, ठीक है। तो आपको क्या बताना है इसका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, शॉर्टेस्ट पाथ इसका क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का। तो आपको बस क्या करना है, इसकी वैल्यू निकाल लेनी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आपको इसकी वैल्यू सिंपली निकाल लेनी है ना। तो अंडर रूट देखो एक कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का, तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको सिंपली निकाल लेना है इसको, क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर, चलो ठीक है। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये चीज़ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं आपके सीनियर के एग्जाम में, तो ऐसे इस चीज़ को कहीं नोट कर लो, रिवाइज करते रहना, ठीक है। कि नहीं तो आपसे ऐसे क्वेश्चन मान लो वेस्ट दे दिया और साउथ दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना इस चीज़ को लेकर के, तो इसलिए इसको याद रखो, ठीक है। डायरेक्शन जो है नोट बताता है कहाँ कौन किस तरफ होता है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस इज, ए सदिश ए का एक्स अक्ष पर अवयव, तो क्या होगा 18 का ए कॉस थीटा। एक्स कंपोनेंट क्या होता है, ए कॉस, ऐसे तो ना कि ऐसे होता है, देखो ए एक्स एक्सिस ए वाई एक्सिस, तो इधर जो होता है ये क्या होता है ए कॉस थीटा होता है, और ये क्या होता है ए साइन थीटा होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। जो जो इधर एंगल होगा ये क्या होगा ए कॉस थीटा, इधर जो होगा क्या होगा ए साइन थीटा होता है, ठीक है। तो क्या होगा ए कॉस थीटा, मतलब बी ऑप्शन जो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ आई कैप एंड जे कैप, तो क्या होगा, इसको क्या होता है के कैप होता है ना, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है आई कैप इंटू जे कैप का, इसको टू क्या होता है के इज परपेंडिकुलर टू द बोथ, मतलब क्या होगा के कैप, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला है इफ ए कार टर्न्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स एक्सेलरेशन इज, यदि कार समान चाल से मुड़ती है तो उसका क्या होगा त्वरण क्या होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ है टर्निंग कार विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो देखो टर्निंग इम्प्लाइज चेंज इन डायरेक्शन, और वही होगा मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या रिलेशन होता है। तो देखो जो यहाँ पे होगा रेंज इज इक्वल टू क्या होगा आर इज इक्वल टू होता है यू टी कॉस थीटा, ठीक है।
तो क्या होगा यहाँ पे, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ये तो यार थोड़ा मतलब देखो, इसको थोड़ा टाइपिंग एरर हो गई है। बाकी देखो जो फॉर्मूला होता है ना, R= यही होता है, मतलब यू यू कॉस थीटा इंटू टी, या फिर आप लिख सकते हो यू टी कॉस थीटा, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। ये देखो यू टी कॉस थीटा लिखा है ना, बाकी ये अपॉन नहीं रहेगा, यू टी कॉस थीटा रहेगा। अगला है द इन वेक्टर एडिशन ट्राइंगल लॉज स्टेट्स। त्रिभुज नियम क्या कहलाता है? तो ट्राइंगल कहलाता है, देखो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सम सेम वेक्टर, द रिजल्टेंट इज द थर्ड साइड टेक्स इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? ये बी होगा सही, ठीक है। क्योंकि दिस इज डिफिनेशन ऑफ ट्राइंगल लॉ, जो डिफिनेशन दी है ना, ये क्या है? ट्राइंगल लॉ की डिफिनेशन ही है, ट्राइंगल लॉ की ना डिफिनेशन ही आपको दी है। त्रिभुज नियम आपका यही करा है। वैसे इतना लंबा आपसे नहीं पूछा गया ये वाला जो क्वेश्चन है फिलहाल, बट मैं आपको करा दे रहा हूँ, क्या पता आपसे एग्जाम में आ जाए। अगला है इफ़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, ठीक है। अगर दो वेक्टर के बीच एंगल कितना 90 डिग्री है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज, ये दो सदिशों के बीच का एंगल कितना है? 90 है, तो उनके परिणामी का परिणाम होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होता है आपका? 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? √a² + b² पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा ना ये। तो क्या होगा? 90 डिग्री होगा यहाँ पे। तो ये होगा, सी फार्मूला होगा ये पाइथागोरस थ्योरम वाला। ऐसे देखो दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा यही तो होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका निकलेगा, ठीक है। ए है, मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट जो होगा? √a² + b², ठीक है। तो यही क्या, सी ऑप्शन इसका जो है सही होगा। अगला है द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन वेरीज विद टाइम एज, प्रक्षेप गति में वेग का y अवयव समान के साथ बदलता है। तो इसका देखोगा, वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीजेज लीनियरली विद टाइम ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या होता है? u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा माइनस gt, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो इसका सही है। अगला है द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति में वेग का x अवयव क्या होता है? तो देखो जो मतलब x कंपोनेंट होता है ना ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन, वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टली होती है ना, और रिमेन क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो क्या हो जाएगा इसकी? हो जाएगा b कांस्टेंट, ठीक है। द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज कांस्टेंट, किसमें? प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो ये सब चीज़ें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनको आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन इजीली कर पाओ आसानी से। तो आज जो है हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए आपसे। बाकी अगला जो 25 क्वेश्चन होगा उसको अगले वीडियो में मैं कवर करूँगा। बाकी इस चैनल पे और भी क्लासेस चल रही हैं, केमिस्ट्री की उसकी भी चल रही है, बाकी और भी वीडियोज़ आएंगी अब। तो आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप तक और नोटिफिकेशन जो इसका बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, ताकि आप तक नोटिफिकेशन जो है जल्द और तुरंत पहुंच जाए जैसे वीडियो अपलोड हो। तो फिलहाल जो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।